We know that general equation of a line is ax plus by plus c is equal to 0. This is the general equation of a line. Second point is if ax plus by plus c is equal to 0, then its slope which is denoted by m is equal to minus a upon b. That is minus coefficient of x upon coefficient of y. Number third, we know that slope point form. Slope point form. That is y minus y1 is equal to m multiplied by x minus x1. This is the slope point form. If a is equal to x1 y1 and b is equal to x2 y2, then slope m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Here x2 minus x1 not equal to 0. Number 5, 2-point form. 2-point form is y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. This is 2-point form. Slope intercept form. That is y is equal to mx plus c. Here m stand for slope and here c with the y intercept. If 3 points a is equal to x1 y1, b is equal to x2 y2, c is equal to x3 y3 are collinear. That means slope of AB is equal to slope of BC is equal to slope of AC. कुछ याद आ रहा है कि Yes, sir.
हो गए क्या बेटा ये? सर बस 2 मिनट। हाँ सर, हो गया कि सर। कोई फॉर्मूले में कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ है कि ये फॉर्मूला हमें कहाँ लगाते हैं, वो समझ में नहीं आया सर। ऐसा कुछ है बेटा? ये कुछ भी याद नहीं आ रहा? सर वो इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला थोड़ा नया लग रहा अच्छा, ओके, ठीक है। बोलता मैं क्या है फॉर्मूला नंबर 1। डबल इंटरसेप्ट फॉर, that is x by plus y by b is equal to 1. Here A stand for x intercept and this is y intercept. If two lines are parallel, then their slopes are equal, means m1 is equal to m। दो लाइन के स्लोप अगर इक्वल है, इसका मतलब वो दो लाइन क्या है? पैरेलल है। If two lines are perpendicular to each other, then product of their slope, product of their slope are equal, means m1 multiplied by m2 is equal to -1। दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है, means given two lines are perpendicular to each other। स्लोप यानी समझ में आता है कि आपको? बेटा समझ में आता होगा तो हाँ बोलो, या तो ना बोलो, कुछ तो भी बोलो, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया था ये पहले।
स्टार्ट विथ। अगर आप नए होंगे तो आप मुझे थोड़ा सा बात करोगे, उसका बेनिफिट ही मिलेगा आपको। तो आपने जब पढ़ाया था तो तब हम नहीं थे। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, फिर से शुरू कर, और क्या कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट है कि वो प्रेजेंट नहीं थे तब या लेट ज्वाइन हुए पढ़ाया था? सर लेट ज्वाइन हुए थे। हाँ, सर मैं लेट ज्वाइन हुई थी। ओके, और सर मैं भी, यस सर मैं भी लेट ज्वाइन सर हुआ मैं था। भी। ओके ओके, और कितने? बोलो एक एक बोला है, समझ में आ जाता है मैंने क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐश्वर्य होती क्या बेटा तू? नहीं सर। बरं, कार्तिक, अर्णव, केदार, सर मैं आधी से था सर, थोड़ा सा रह गया था। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करा देता हूँ। ठीक, गोखले, सर मैं लेट ज्वाइन हुई थी। ठीक 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 है, पॉइंट तो लिख लिया आप लोगों ने? तो इसमें का एक भी फॉर्मूले के बारे में कुछ भी पता नहीं कि आपको, यानी वो हिसाब से मुझे पढ़ाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपने ऐसा भी बोल दिया हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, सर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर हम अगस्त से ज्वाइन हुई। सर मैं अगस्त से ज्वाइन हुई। ओके, so this is coordinate system, that is x-axis and y-axis. Okay, उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम. This is a positive direction of x-axis. This is what negative direction of x-axis. Intersection of the two axes is called origin. And given two lines or given two axes are mutually perpendicular to each other. ये तो पता होगा? Yes. यस सर। What is equation of x-axis? Equation of x-axis is y is equal to 0. And equation of y-axis is x is equal to 0. ये तो पता होगा? यस सर। This is the one of the line. This line is L. Okay. Given line L, ये लाइन L ने x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल। सर पॉजिटिव एंगल क्या होता है? जो x एक्सिस और लाइन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होता है, उसे हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं सर। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हुआ तो उसे हम डेफिनेटली निगेटिव एंगल बोलते हैं। तो देखो, ये है लाइन एल, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बन गया थीटा, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एंगल। अब निगेटिव एंगल किसे बोलेंगे? दिस इज लाइन, ये एंगल बन गया निगेटिव थीटा। क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्शन कैसे आ गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। This angle is called as negative angle. ठीक है, तो हम इंक्लिनेशन किसे बोलेंगे?
smallest non-negative angle made by a line L with positive direction of x-axis. Such angle is called as inclination of a line. वो हो गया, वो एंगल को ही हम क्या बोलते थे? इंक्लिनेशन. क्या बोला हमने? स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव एंगल मेड बाय, किससे तैयार हुआ? वो लाइन एल और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल तैयार होता है उसे ही हम क्या बोलते रहते? इंक्लिनेशन. सर फिर ऐसी लाइन रही तो, ये लाइन ऐसी तो फिर भी ये रहेगा उसका इंक्लिनेशन एंगल. समझ में आ रहा क्या? यस सर. सर Yes, वो sir. लाइन फिर ऐसी रही तो ये लाइन ऐसी, फिर भी यहां से ये एंगल रहेगा पूरा. सॉरी, गलत निकाली डायग्राम में. ये ऐसे और ऐसे और ऐसे, फिर भी एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनेगा वो रहेगा उसका इंक्लिनेशन. समझ में आ गया? Yes or no? Yes, sir. सर पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल एक ही प्लेन में हो सकते हैं क्या? हाँ जरूर हो सकते हैं. ये हो गया. अगर हमने ऐसे एंगल लेना शुरू कर देंगे तो हम इसे पॉजिटिव एंगल बोलेंगे. अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंगल लेना शुरू करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? निगेटिव एंगल. यानी वो एक प्लेन में हो सकते हैं. समझ में आया क्या? ओके. अब लिखेंगे हम इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन. राइट डाउन इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन. A smallest angle, a smallest positive angle made by a smallest positive angle made by a line L with positive direction of x-axis with positive direction of x-axis is called inclination of a line L. ओके. इंक्लिनेशन समझ में आ गया? इसकी डायग्राम Yes, ड्रॉ sir. करके रखो. दिस इज लाइन एल, दिस इज थीटा, दिस इज एक्स एक्सिस. इंक्लिनेशन अगर इंक्लिनेशन यानी ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? एंगल. सर तुमचा आवाज ब्रेक होता है. क्या? तो फिर आवाज ब्रेक होता है. यस सर, आवाज ब्रेक होता है. मुझे इस पे आवाज नहीं आ रहा बेटा. सर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय सर. सर स्क्रीन भी नहीं दिख रही सर. स्क्रीन बहुत सारी सर.
स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ हो सर। बोला। ओके, तो देखता हूँ, करता हूँ। अब दिख रहा क्या? यस सर। दिख रहा बेटा अब? ब्लर होते हैं सर। यस सर, लेकिन ब्लर ब्लर हो रहा है। सर वो सर। नेटवर्क तो है दादा, नेटवर्क की स्पीड देख लेते हैं अब एक बार। स्पीड तो बहुत दे रहा है, 9 पॉइंट समथिंग दे रहा है, हाँ सर, 9.988। भी दे रहा सर, इधर नेट भी सर आज नहीं है मोबाइल में। ये प्रॉब्लम में देख, 10 पॉइंट समथिंग दे रहा है। डाउनलोड 9.86, अपलोड 10.0 MBPS की स्पीड है अभी यहाँ पे। सर अभी क्लियर दिख रहा। ओके, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया इंक्लिनेशन यानी स्मॉलेस्ट एंगल होता है और कुछ नहीं। अब स्लोप यानी क्या? स्लोप यानी वो जो एंगल था हमारा थीटा, इंक्लिनेशन कौन सा था? कोई तो भी एंगल। एंगल किसे डिनोट करते हैं हम? थीटा से। वो इंक्लिनेशन का अगर हमने टेंजेंट एंगल ले लिया, कौन सा एंगल ले लिया? टेंजेंट एंगल। टेंजेंट यानी टैन, टैन एंगल ले लिया, उसे ही हम क्या बोलते रहते? स्लोप। एंड जनरली स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m। समझ में आ गया क्या? पहली बात तो एंगल समझ में आ गया, वो इंक्लिनेशन। यस, उसका हमने कौन सा एंगल ले लिया बेटा? टेन। टेंजेंट एंगल ले लिया। हाँ, टैन एंगल ले लिया, टेंजेंट एंगल बोलते हैं। tangent angle of a inclination is called slope। वो इंक्लिनेशन का अगर आपने टेंजेंट एंगल निकाल लिया, इसका मतलब आपने निकाल लिया स्लोप। ठीक है, आपने अभी बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा होगा। पढ़ा ना? पढ़ा क्या? सर अभी नेक्स्ट नहीं लेक्चर सर, में बाकी पढ़ेंगे। है सर। आज पढ़ाएंगे सर शायद से। नहीं पढ़ा है? उसमें वही कंसेप्ट है, आउटर एज ऑफ द रोड इज हाइयर लेवल देन द इनर एज। जब हम वो राउंड राउंड ये रहता ना, पाथ, घाट बोलते हैं हम लोग उस, आजू बाजू दरी वगैरह रहती है, खाई रहती है, वहां पे जो रोड बनता है वहां पे एक स्पीड लिमिट दिखाई देती है, 40 की स्पीड है, ठीक है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन रहती है। तब वो रोड का कैसे बनता है? तो रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो आउटर एज, ये है हमारा ऐसा रोड, हाँ ऐसा जाने वाले हैं। तो ये जो रोड है ऐसा, तो यहाँ पे सब खाई है, यहाँ पे नीचे हम डायरेक्ट गिरने ही वाले हैं। अगर नजर हटी, दुर्घटना घटी, वो टाइप होने वाले हैं। तब वो एग्जैक्ट करते क्या रहते हैं? तो ये जो एज रहता है इधर का, तो उसकी लेवल थोड़ी सी बढ़ा देते, यानी
ये ऐसा प्लेन रोड है तो इधर थोड़ा सा गिट्टी वगैरह जो भी है इधर ज्यादा डाल देंगे, इधर कम डालना है, उससे एक छोटा सा ऐसा एक एंगल तैयार होता है। क्या तैयार होता है? एंगल। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता होगा आपको। वो जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है स्पीड की वजह से, वो कहाँ पे आने होना? ये डायरेक्शन में आने। सेंट्रीपिटल, centrifugal. Centripetal means what? A force which is acted towards the center. Towards the center. Centripetal force towards the center, यानी ये फोर्स ने ये गाड़ी को इधर ढकलने होना। अगर यहाँ का स्लोप, ये जो आपने जो हायर लेवल दिया था वो अगर नहीं दोगे तो ये यहाँ पे इम्बैलेंस होके डायरेक्ट अंदर नीचे जाने के चांसेस है। इसीलिए वहां पे दिया रहता स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। क्यों? उससे ज्यादा अगर स्पीड होती है तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे और आपकी गाड़ी नीचे चली जाएगी। उसका कैलकुलेशन होता है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये आराम से आपको शस्त्रकार सर पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे n cos थीटा, n sin थीटा वगैरह ये कंपोनेंट्स रहेंगे। n cos थीटा जैसे डायग्राम निकाल के दिखाएंगे आपको सर। ये सर थीटा है, दिस इज द आउटर एज, ये 101% हायर लेवल रहता है। यहाँ पे आपकी गाड़ी रहेगी, ये गाड़ी ऐसे दिखा देंगे, और ये उसके पहिए, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, ये दो कंपोनेंट तैयार हो गए। दिस इज n cos थीटा। n cos theta is equal and opposite to the weight of the vehicle, and n sin theta is equal to what? Centripetal force, that is mv square upon r। ऐसा कुछ तो भी रहेगा वो। तो ये आउटर एक हायर लेवल रहेगा, तो ये इसे ही एक्चुअली हम बोलते रहते स्लोप देना। घर पे भी आप रेलिंग वगैरह बनाते तब स्लोप देते रहते, देखो दिया होगा। स्टैंडिंग ओटा भी बनाते हैं वो किचन, उसको भी थोड़ा बारीक स्लोप देते, क्योंकि आपने जो अगर धो लिया, पानी डाल दिया उस पर, तो वो पानी धीरे धीरे बाहर निकलने हो ना, इसीलिए। ओके, तो वही हो गया एक्चुअली स्लोप। गेट के सामने भी हम क्या करते, देखो घर के गेट के सामने, ये हमारे घर का गेट है, क्या करते आप लोग? यहां से ऐसा स्लोप देते, हम ऊपर आराम से चढ़ के ऐसे आते, स्लोप दिया, यानी किया क्या आपने? एंगल दे दिया। समझ में आ रहा क्या? यस सर। यस सर। तो हमने जो भी इंक्लिनेशन था उसका हमने टेंजेंट एंगल निकाल लिया, उसे ही हम क्या बोलते रहते हैं? स्लोप। तो अब लिखो टेंजेंट एंगल ऑफ ए इंक्लिनेशन, टेंजेंट एंगल ऑफ ए इंक्लिनेशन is called slope, is called slope. Generally slope is denoted as, generally slope is denoted as m, that is small m. Therefore m is equal to tangent angle, that's why tan theta. Okay, समझ में आएगा बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इंक्लिनेशन समझ में आ गया मेरे मुझे। और अब
स्लोप भी समझ में आ गया, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो एक पार्ट हो गया हमारा एक छोटा सा। If a line L passing through 2 points, line passing through 2 points A is equal to x1 y1 and B is equal to x2 y2, then prove that slope of a line L, which is denoted by M, is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, or slope M is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2. The condition is value of x1 is not equal to x2. कुछ डाउट है बेटा स्टेटमेंट में? No, sir. थोड़ा भी डाउट रहा तो वहीं पे क्रॉस करना है। ओके, अब इसे हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? अगेन, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, this is a line L, given line L passing through the 2 points. This point is A and this point is B. This coordinate is x2 y2, this coordinate is x1 y1. Then सबसे पहले हम यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। Here AM perpendicular on which axis? X axis. BN perpendicular on which axis? X axis. Here AT is perpendicular to BN. क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया वो शॉर्ट में हम लिख लेते। ड्रॉ AM BN perpendicular on X axis and AT is perpendicular on BN. AT is perpendicular on BN. अब ये लाइन जो है उसका X एक्सिस के साथ एंगल कौन सा रहेगा? थीटा। कुछ डाउट है? No, sir. ये थीटा ही रहेगा कंफर्म, दैट इज इंक्लिनेशन। अब सेकंड पॉइंट में मैं बोलता हूं हियर OM is equal to what? OM is equal to x1. What is ON here? ON is equal to x2. Here AM is equal to what? AM is equal to y1. BN is equal to what? BN is equal to y2. That means this is a quadrilateral. Which quadrilateral? AMNT is a rectangle. वो बन जाएगा rectangle. According to properties of rectangle, opposite sides are equal. Means here AT is equal to
Mn, and Am is equal to Tn. Any doubt? No, sir. वो रेक्टेंगल है, इसीलिए उसके अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं OM प्लस MN इज इक्वल टू ON? Yes, sir. यस सर। इन पॉइंट नंबर थर्ड, OM plus MN is equal to ON. What is OM? OM is X1 plus Mn is equal to X2. Means Mn is equal to X2 minus X1. Okay. Similarly, BT दिख रहा है क्या डायग्राम में? BT plus TN, BT plus TN is equal to BN. So BT plus, here TN is equal to BM, BM is equal to what? Sorry, TN is equal to AM, AM is equal to what? Y1. Y1 means Tn is equal to Y1, Bn is equal to Y2. In short, Bt is equal to Y2 minus Y1. Okay. In point number fourth. अभी हमने बोला था this quadrilateral must be a rectangle. Means their opposite sides are parallel. Okay na, parallel? Means AT is parallel to MN or AT is parallel with x-axis. है या नहीं? है. And this line is its transversal. So this theta, this must be theta. Why? Corresponding angle. Corresponding angles. Any doubt? Corresponding angle problem No, है? sir. Okay. No, sir. If in a triangle, कौन सा triangle? BAT, BAT, angle T is equal to what? 90 degree. Here we use trigonometry. Tan theta is equal to BT, BT upon AT. Tan theta means what? Slope. Slope is denoted by M, and M is equal to what? Tan theta. That's why slope M is equal to BT means Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. That's why slope M is equal to Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. Okay. कुछ डाउट है बेटा? No, sir. No, sir. Okay. Write down this.
एक्सक्यूज मी सर. बोला. सर स्क्रीन ब्लर दिसत आहे. ब्लर दिसत आहे. काय करू शकतो बरं मी ह्याला. तुमच्या एंड कडनं प्रॉब्लेम दिसतोय बेटा. आता दिसतंय का. हेलो. नहीं सर. नहीं दिख रहा अभी भी. सर अभी तो पहले से ज्यादा बुरी कंडीशन है उसकी. अरे बाप. सर है ना 2 मिनट. ओके ओके. मैं इसका फोटो निकाल के भेज देता है. ठीक है. हाँ सर चलेगा. येस सर. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून बेटा. ओके. मला सांगा सगळेजण, या ऍडिशनल बॅचचा तुम्हाला काही त्रास होतोय का. नो नो सर. नो सर. नो सर. व्हेरी गुड. सर. या बॅच मध्ये प्रेझेंटी वाढायला पाहिजे ना. जवळपास 110 मुलं आहेत आपल्याकडे. काही MSc CET वाले जरी सोडले तरी सगळ्यांनी बॅच करायलाच पाहिजे. ओके. तो देखो यहाँ कल का प्रोजेक्टाइल मोशन में रिवाइज कर रहा हूँ. तो फिर से थोड़ा सा आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है सुबह से. तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ. ओके. हेलो. यस सर. यस सर चल जाएगा. ओके. यस सर. तो कल हमने देखा था प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन. प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन. तो देखो यार, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो जैसे में लिखा है कि सपोज ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा with the horizontal. Body is projected with initial velocity u making an angle theta with the horizontal. ठीक है. The velocity u has two rectangular component. ये जो initial velocity u है, इसके दो rectangular component है. Horizontal component u cos theta and vertical component u sin theta. अब सभी बच्चों को horizontal और vertical component का resolution पता है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ये आता है ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. यस सर. सभी बच्चों को आता है. रिजॉल्व द वेक्टर u इनटू टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो u Yes, cos sir. थीटा एंड u sin थीटा. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा which remain constant throughout the motion. अब इसका एक्सप्लेनेशन सभी को पता है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा remains constant throughout the motion. Horizontal component u cos theta remains constant throughout the motion. क्यों? No force is acting along the horizontal direction. Force कौन सा एक्ट हो रहा? Only gravity. तो vertical velocity change होगी, but no force is acting along the horizontal direction. Horizontal component u cos theta remains constant. The vertical component u sin theta. The vertical component u sin theta, which changes with time under the effect of gravity. This component first decreases, become zero at the highest point A.
ये कंपोनेंट फर्स्ट क्या होगा, डिक्रीज, बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ए, आफ्टर विच इट अगेन इंक्रीजेस टिल द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। मतलब सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम कम होती जाएगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, ठीक है, बट इसको रहेंगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। अब जैसे नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी और एट दिस पॉइंट उसकी वेलोसिटी अगेन कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, horizontal component always remains constant and the vertical component goes on decreasing. So first decreases, become minimum at the highest point and then increases. So under the combined effect of above two components, the body follow a parabolic path OAB as shown in figure. Body क्या follow करेगी, parabolic path OAB as shown in figure. Okay. ये बच्चों यहाँ तक ध्यान में डायग्राम समझ में आएगी सबको? हाँ, अब देखो, अब हमने कहा था कि द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी, आफ्टर टाइम टी प्रोजेक्टाइल कहाँ है, एट पॉइंट पी। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, और कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है y। आफ्टर टाइम t the projectile is at point P, so it cover a horizontal distance x and vertical distance y, ठीक है। तो आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी कितना है v, तो इसको रिजॉल्व दो पार्ट में, vx एंड vy। तो हमने कहा था vx इक्वल टू रहेगा u cos थीटा विच रिमेन्स कांस्टेंट, vx इक्वल टू u cos थीटा विच रिमेन्स कांस्टेंट, एंड vy is equal to uy plus at, v is equal to u plus at। तो u sin थीटा a इक्वल टू माइनस जी, a इक्वल टू क्या है, माइनस जी। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, u sin थीटा माइनस जी टी, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा माइनस जी टी, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा माइनस जी टी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन समझ में आया, u sin थीटा माइनस जी टी कैसा है, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी का फॉर्मूला है, मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में निकलना है, तो मैंने लिखा y इक्वल टू u ए टी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन की u sin थीटा, a इक्वल टू u थीटा माइनस जी टी, ओके, u sin थीटा जीटी। फिर बात है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ने पूछा y इक्वल टू पी माइनस क्यू एक्स, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x एंड हेयर द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोलिक। ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। तो ये डायग्राम जो है इसको क्या बोलेंगे, पैराबोला। ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने देखा था टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जितना समय लगेगा, यहां से यहां तक आने के लिए जितना समय लगेगा, तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए अब हमने कहा था कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना रहता है, जीरो। एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना रहता है, जीरो। तो हमने कहा था कि vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस at, ठीक है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो a इक्वल टू माइनस जी इंटू टी, टी हमको क्या लेंगे, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। देयरफॉर g tm
GTM equal to U sin theta. GTM equal to U sin theta, and therefore time of maximum height is equal to U sin theta upon G. Time of maximum height is equal to U sin theta upon G. ओके, ये फॉर्मूला सबका लर्न हुआ अभी? यस सर। Yes, sir. राइट। यस सर। और टाइम, हाँ वेरी गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने डिफाइन किया था, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, या द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी, इसको हमने कहा था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे हमने कहा था कि यहां से थ्रो कर रहे वही हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? SY S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, और इसको एक पैराबोलिक पाथ कवर करने के लिए कितना समय लगता है, उसको लिखा था मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट T। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी U sin थीटा, U sin थीटा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट T प्लस अगेंस्ट द ग्रेविटी है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो A इक्वल टू माइनस G, अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो A इक्वल टू माइनस G इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे लेफ्ट में जाने के बाद 1/2 G T स्क्वायर, 1/2 G सॉरी अब GT S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, सॉरी यहाँ 1/2 GT स्क्वायर, लेफ्ट में आने के बाद 1/2 GT स्क्वायर इक्वल टू U sin थीटा। तो यहाँ पे U sin थीटा इंटू टाइम T, 1 टाइम T और ये टाइम T क्या हो गया? कैंसल। T इक्वल टू 2U sin थीटा, T इक्वल टू 2U sin थीटा अपॉन G। सो आपको ये डेरिवेशन ध्यान में नहीं रहा तो भी चलता, बट फॉर्मूला ध्यान में रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट T इक्वल टू 2U sin थीटा अपॉन G। टाइम ऑफ फ्लाइट T इक्वल टू 2U sin थीटा अपॉन G। नंबर 3 देखा था हमने, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नंबर 3 हमने देखा था मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको हमने कहा था मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किए थे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो VY स्क्वायर माइनस UY स्क्वायर ट्वाइस A इक्वल टू माइनस G आणि S इक्वल टू क्या होणार है? H। S इक्वल टू क्या होणार है? H। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 0 माइनस U sin थीटा, vertical velocity along y direction, U sin theta square equal to minus twice G H max। ठीक है जी, माइनस माइनस कैंसल, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2G H मैक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट H मैक्स U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। ओके, और लास्ट का फॉर्मूला क्या था? हॉरिजॉन्टल रेंज
तो हॉरिजॉन्टल रेंज R इक्वल टू हमने लिखा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल रेंज R इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल रेंज R इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2u sin थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2u sin थीटा अपॉन g, और इसको सॉल्व करने के बाद हॉरिजॉन्टल रेंज R इक्वल आया था u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले सभी बच्चों के लर्न हो गए अभी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, कारण काय झालं की काल Yes, मी sir. तुम्हाला सांगितलं होतं की फॉर्म्युले 20-20 वेळा लिहायचे आणि मला व्हॉट्सअपवर कॉपी पाठवायचे, तर हार्डली 2-3 मुलांनीच पाठवलेले आहेत मला। ठीक आहे, बाकीचे मुलं विसरले का त्यांनी इम्पॉर्टंट नाही समजलं सेंड करायला? ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले आपको बार बार याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब देखो यार, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय R इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, रेंज R इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। Clearly the range is maximum, clearly range is maximum, range maximum कब रहेगी? when sin 2 थीटा इक्वल टू 1। देखो यार, रेंज मैक्सिमम कब रहेगी? रेंज R will be maximum when sin 2 थीटा इक्वल टू 1। sin 2 थीटा इक्वल टू कितना रहेगा? 1, दैट इज sin 90। वी नो दैट sin 90 इक्वल टू कितना रहता है? 1। मतलब जब 2 थीटा इक्वल टू कितना रहेगा? 90 डिग्री। 2 थीटा इक्वल टू कितना रहेगा? 90 डिग्री। और थीटा इक्वल टू कितना रहेगा? 45 डिग्री। उस समय रेंज क्या रहेगी? मैक्सिमम। उस समय रेंज क्या रहेगी? मैक्सिमम। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहेगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। ठीक है, आपने कल्याणी ग्रुप का नाम सुना है क्या? कल्याणी ग्रुप करके पुणे की एक कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी ने जैसे बोफोर्स नाम की गन है कि नहीं, बोफोर्स तो मेरे ख्याल से स्वीडन बेस्ड समथिंग कंपनी है वो, बट उन्होंने एक गन तैयार किया है जैसे बॉम्ब गोलों के लिए, जैसे बोफोर्स जैसी है, तो उसने रिकॉर्ड बनाया है। तो मैक्सिमम शायद 45 टू 48 किलोमीटर तक वो फायर कर सकता है। मतलब उन्होंने आर्मी को सप्लाई किया, उसकी रेंज कितना है? नियरली 45 टू 48 किलोमीटर तक। मतलब अकोला में बैठो और अकोट में बॉम्ब गोले डालो, ऐसा हो जाएगा वो, या शेखाव तक डाल सकते हैं। तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हुआ? इस रेंज के फॉर्मूला से। तो रेंज R इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा कितना चाहिए? 45। तो फिर मैक्सिमम रेंज R मैक्स कितना हो जाएगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा इक्वल टू कितना है? 1 अपॉन g। सो मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना रहेगा? मैक्सिमम रेंज R इक्वल टू u स्क्वायर बाय g।
मैक्सिमम रेंज आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी। आगे ध्यान में बच्चों, तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। और मैक्सिमम रेंज कितना है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। तो जितना इनिशियल वेलोसिटी यू ज्यादा रहेगा उतनी रेंज क्या रहेगी, मैक्सिमम। जितनी इनिशियल वेलोसिटी यू ज्यादा रहेगी, जितना इनिशियल वेलोसिटी यू ज्यादा रहेगी उतनी रेंज क्या रहेगी, मैक्सिमम। सिमिलरली जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रहेगा उतनी भी रेंज क्या रहेगी, मैक्सिमम। जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रहेगा उतना रेंज क्या रहेगी, मैक्सिमम। मतलब हम पहाड़ों के ऊपर गए तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे अब हम पेपर में या न्यूज में पढ़ते हैं, अभी सबसे ज्यादा न्यूज में कौन सी चीज आती है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, लद्दाख, है कि नहीं। तो लद्दाख में 12,000 16,000 किलोमीटर ऊपर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो वहां पे नेचुरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी, कम। और उस हाइट पे सब गन्स लेके गए, दोनों आर्मी, इंडियन और चाइनीज आर्मी, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो फायरिंग करे उसकी रेंज क्या रहती है, ज्यादा। ठीक है, अगर आपने पेपर पढ़ा होगा या न्यूज में कोई डिबेट देखते होंगे तो उसने कहा था कि इंडियन मिलिट्री पोजीशन ये एडवांटेजियस पोजीशन पे है। क्यों, क्योंकि हम हाइट के ऊपर बैठे हैं और कंपैरेटिवली चाइना का जो पार्ट है वो कंपैरेटिवली लोअर साइड पे है। तो इनको अगर फायर करना रहा तो इनको ज्यादा एनर्जी लगेगी या इनकी एक्यूरेसी कम रहेगी, बट अपन हाईएस्ट पोजीशन पे होने की वजह से अपनी रेंज भी ज्यादा है और एक्यूरेसी भी ज्यादा रह सकती है, ऐसा उनका बोलना है, बोला एक्चुअली मुझे भी पता नहीं। तो ये सब डिपेंड है रेंज के ऊपर। तो रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहेगा, 45 डिग्री। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 45 डिग्री। और मैक्सिमम रेंज आर, मैक्सिमम रेंज आर इक्वल टू क्या रहेगा, यू स्क्वायर बाय जी। मैक्सिमम रेंज आर इक्वल टू क्या रहेगा, यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, तो सभी ने जो कल का जो फार्मूला का पेज होगा आपका, उसमें एक पॉइंट ऐड कर दो कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। ओके, यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? यस सर। यस सर। ये हो गया नंबर 5। अब नंबर 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नंबर 6 पॉइंट, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for the same horizontal range, for the same horizontal, two angle of projection for the same horizontal range। ठीक है, अब देखो यार, horizontal range of the projectile का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, रिप्लेसिंग थीटा, रिप्लेसिंग थीटा बाय 90 माइनस थीटा। मैंने क्या किया अभी, रिप्लेस किया थीटा को किससे, बाय 90 माइनस थीटा। We get रेंज R डैश। देखो पहले एंगल कितना था, थीटा, अब एंगल कितना किया, 90 माइनस थीटा, तो रेंज मैंने क्या बोला, R डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखा मैंने, 90 माइनस थीटा अपॉन जी।
आर डैश, देखो पहले रेंज क्या थी आर, एंगल कितना है थीटा, अब मैंने थीटा को रिप्लेस किया बाय 90 माइनस थीटा, रिप्लेस करो थीटा को किससे, बाय 90 माइनस थीटा, देन वी गेट रेंज आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा, रेंज आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, इससे सॉरी 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। देखो सिर्फ क्या किया मैंने, थीटा को रिप्लेस किया बाय 90 माइनस थीटा, थीटा को रिप्लेस किया बाय 90 माइनस थीटा, और एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हुआ ना मैथ्स में, यस सर। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 80 माइनस 2 थीटा को क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। सो आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आर डैश इक्वल टू आर होगी, मतलब दोनों केस में रेंज सेम है ना। रेंज सेम कब रहेगी, जब यहाँ थीटा रहे एंड 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल के लिए रेंज क्या है, सेम, आर डैश इक्वल टू आर। फिर सोचो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल कितना है, थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल कितना है, थीटा, तो रेंज कितना है, रेंज है आर। अब मैंने थीटा की जगह 90 माइनस थीटा यूज किया, तो उसको सॉल्व करने के बाद मुझे भी आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा आ गया, मतलब आर डैश इक्वल टू आर आ गया कि नहीं, मतलब दोनों केस में रेंज क्या है, सेम, दोनों केस में रेंज क्या है, सेम। हेंस फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर ए गिवन वेलोसिटी प्रोजेक्शन, ये वेलोसिटी सेम चाहिए, फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन projectile has the same horizontal range for the angle of projection theta and 90 minus theta, for angle of projection theta and 90 minus theta. For example, अब ये डायग्राम से और आपको क्लियर पता चलेगा। सोचो मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किया है 15 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना किया है, 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री के बाद 90 माइनस 15 डिग्री करो, वो कितना आएगा, 75 डिग्री, है ना। तो अगर मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 75 किया, तो ये एंगल कितना है, 75 डिग्री। तो 2 एंगल है ना, पहला एंगल कितना है, 15 डिग्री, अब 90 माइनस 15 डिग्री मतलब 75 डिग्री, तो ये दो एंगल के लिए रेंज क्या है, सेम, दो एंगल के लिए रेंज क्या आ गई, सेम, ठीक है। अब देखो मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किया 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना क्या है, 30 डिग्री, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब 90 माइनस 30 मतलब क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, ये कितना है, 60 डिग्री। मतलब आपको समझ में आया ना, एंगल थीटा रहे या 90 माइनस थीटा रहे, थीटा मतलब सपोज 15 डिग्री है, तो 75 डिग्री और 15 डिग्री में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, सेम, सिर्फ एंगल जितना बड़ा रहेगा उतनी हाइट बढ़ेगी, बट हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों की क्या है, सेम। यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, सेम, ठीक है, दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, सेम। और अगर थीटा 45 डिग्री है तो उस समय रेंज ऑफ द प्रोजेक्टिल क्या रहेगी, मैक्सिमम। थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, मैक्सिमम।
तो आगे हमें सो टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कि जहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज करेगी इक्वल, और एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा कि जहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज करेगी मैक्सिमम। एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा जहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज करेगी मैक्सिमम। तो आगे ध्यान में बच्चों कि फिर से एक बार देखो, जब एंगल कितना है थीटा, तो रेंज कितना है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रिप्लेसिंग थीटा बाय 90 माइनस थीटा, replacing theta by 90 minus theta, we get range r dash u square sin 2 90 minus theta upon g। r dash equal to u square sin 2 times 90 minus theta upon g। r dash equal to u square sin 2 90 minus theta upon g। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r dash equal to u square साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस 2 थीटा को क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। तो आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी मतलब क्या है, आर। मतलब आर डैश इक्वल टू कितना आ गया, आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों के क्या आ गए, सेम। हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों केस में क्या आ गई, सेम। सो देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for the same horizontal range. There are two angle of projection for the same horizontal range. There are two angle of projection for the same horizontal range. So r dash equal to क्या रहेगी, r। ठीक है, r dash equal to क्या रहेगा, r। समझ में आ रहे? यस सर। यस सर। ओके ओके। आता जितने भी बच्चे हैं, हाँ, उन सभी को डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, कि पहले केस में 3-4 दिन हमने क्या देखा था कि प्रोजेक्टाइल थ्रो किया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद इनिशियल वेलोसिटी यू हॉरिजॉन्टली, है ना। तो उस समय हमने क्या क्या देखा था, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू √2h बाई जी, हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल टू u √2h बाई जी, और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t, तो v इक्वल टू √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। पता है ना सबको? तो vx इक्वल टू u रहता है और vy इक्वल टू gt। वो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है व्हेन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रोजेक्टाइल थ्रोन, सॉरी, प्रोजेक्टाइल इज गिवन सम प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट किया विद रिस्पेक्ट टू सम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, u। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, u। रिजॉल्व द इनिशियल वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट। रिजॉल्व द इनिशियल वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट, u cos थीटा एंड u sin थीटा। u cos थीटा एंड u sin थीटा। u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। u cos theta remains constant throughout the motion. क्यों? No force is acting along the horizontal direction, but vertical component u sin theta first goes on decreasing, becomes 0 at the highest point vertical component, and then decreases. ठीक है? तो ये डायग्राम सबको समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। यस सर। आफ्टर टाइम t ये प्रोजेक्टाइल कहाँ है? एट पॉइंट P है। आफ्टर टाइम t द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट P। तो आफ्टर टाइम t उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vx इक्वल टू u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। तो इसके ऊपर से हमने पहला फॉर्मूला डिराइव किया, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, नंबर 2 टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल रेंज, और मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बाद में हमने देखे कंडीशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अभी
नेक्स्ट है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, तो उसको थोड़ा समय लगेगा, तो उसको कल लेंगे। अभी हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। ओके, बोर्ड पे आगे स्क्रीन पे सबको न्यूमेरिकल दिख रहा है? यस सर। अब देखो, एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन, a cricket ball is thrown at a speed of 28 meters per second. Speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. ये 30 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री above the horizontal, तो थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट नंबर 1 मैक्सिमम हाइट। नंबर 2 टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज। ओके, तो पहला पूछा है मैक्सिमम हाइट, तो बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जो पढ़ेगा नहीं, जिसको फॉर्मूला लर्न नहीं, वो कंफ्यूजन हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या यू स्क्वायर साइन टू थीटा है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। H max equal to u square sin square theta upon 2g. H max is equal to u square sin square theta upon 2g. अब यहाँ पे 28 का स्क्वायर 784 और sin 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8, तो कितना आता है? 784, बराबर है ना? 784 साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना आता है? 1/4, 1/4 और 2 इंटू 9.8, और 9.8 की जगह आप 10 भी लिख सकते हैं, 10 की जगह आप 9.8 की जगह 10 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 96 upon 19.6 4 अपॉन 8 इंटू 10। ठीक है, तो करो कितना होता है? 784 अपॉन 8 करो, सर 98 आता हो। 96 अपॉन 10 या 9.6। नहीं सर 98 रे 98 98 सर 98। 98। तो ये कितना आ जाएगा? 98 अपॉन 10, तो 9.8 मीटर। तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितना जाएगी? 9.8 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? 9.8 मीटर। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है। नंबर 2 है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u sin theta साइन थीटा upon g बाय जी। अपॉन जी। अब यहाँ पे 2 u मतलब 28, साइन 30 मतलब 1/2। यार बोर्ड आज तक नहीं दिया। 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा, साइन 30 डिग्री कितना आता है? 1/2। साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना आता है? 1/2। तो ये 2 तो कैंसर, तो इसको 28 और 9.8 की जगह 10 बोलो। 9.8 की जगह 10, 28 अपॉन 10, ये कितना आ जाएगा? 2.8 सेकेंड। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? 2.8। और थर्ड पूछा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर
to the point where the ball returned to the same level. मतलब horizontal range R पूछा है, तो क्या है फॉर्मूला? U square sin 2 थीटा बाई जी। sin 2 थीटा अपॉन G। तो 28 का स्क्वायर 5, 28 का स्क्वायर सॉरी 784 784 इंटू साइन 2 इंटू 30 मतलब साइन 60 3/2 साइन 60 अपॉन जी 9.8 की जगह 10, तो 784 साइन 60 √3/2 अपॉन 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको रेंज मिलेगी मीटर में। सबको लॉग टेबल से सॉल्व कर देना चाहिए। मैं भी एक बार प्रैक्टिस लूंगा। √3 की वैल्यू 1.732, सबको लॉग टेबल समझ में आ रहा है क्या? एक बार फिर से पढ़ाऊं मैं, प्रैक्टिस लूं न्यूमेरिकल की। पढ़ा देना डबल से। हाँ ठीक है, एक बार मैं पढ़ा लूंगा। सैटरडे संडे को मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा बैच लेके उससे पढ़ा दूंगा। हाँ, फिर भी एक बार प्रैक्टिस लेना ही पड़ेगा मुझे, कर लेंगे अपन क्लास में। ओके बच्चों, आ गए समझ में यहाँ तक? हॉरिजॉन्टल आर। यस सर। अब ये न्यूमेरिकल इसका न्यूमेरिकल क्या बोला? साइन 60 कसं आलं? हाँ, ये साइन 2 थीटा है कि नहीं? साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री है। थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 30 मुझे साइन 60 गेला। साइन 2 थीटा है ना, वहां पे थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री है। थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। आगे जाने बच्चों, थीटा कितना दिया है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री होने की वजह से हाँ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो करेक्शन किया मैंने 30 डिग्री का। एक बार स्क्रीनशॉट निकालो और एक कैलकुलेशन करके देखना। प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इजी है और हर नीट जेडब्ल्यू सर के एग्जाम में ये पूछते ही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 30 डिग्री विद द वर्टिकल। 30 डिग्री विद द वर्टिकल है, देखो 30 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है और हम कैलकुलेशंस करते समय थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे कि नहीं? थीटा इक्वल टू हॉरिजॉन्टल के साथ लेते ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखो, विद द वर्टिकल बोला है तो आपको लेना पड़ेगा देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेना पड़ेगा। ये थीटा डैश बोलो वर्टिकल के साथ। ये समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, ये कैलकुलेशन करते समय नहीं तो बच्चे बोलते कि सर थीटा 30 डिग्री दिया है, आपने 60 कहाँ से लिखा? क्यों लिखा 60 डिग्री? क्योंकि कैलकुलेशन में थीटा ऑलवेज हॉरिजॉन्टल के साथ लेना पड़ेगा। इसने वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बोला है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो तीनों में वैल्यू पुटअप करके ये कैलकुलेशन आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो और ये कैलकुलेशन आपको करना है। अब हर बार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मेरा समय नहीं बर्बाद करूंगा, ये अभी आपको करना है। सिर्फ वैल्यू पुटअप करो। साइन 30 डिग्री आपको पता है, साइन 60 डिग्री आपको पता है। ओके, स्क्रीनशॉट निकाला इसका? यस सर। हाँ यस सर। अब देखो नंबर थर्ड, ए प्रोजेक्टाइल हैज ए रेंज ऑफ 50 मीटर। रेंज ऑफ 50 मीटर। ओके,
range of 50 meter and reaches a maximum height of 10 meter, H max. Reaches a maximum height of 10 meter. Calculate the angle at which the projectile is fired. थीटा पूछा है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। क्या 2g? रेंज आर सर आपको मैक्सिमम हाइट दिया है। सर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच मैक्स कितना दिया है? 10। यू कितना दिया है? यहाँ पे रेंज आर और यू दिया है, एच मैक्स दिया है। ओके 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 ठीक है, एक मिनट इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो। एक मिनट मैं इसको इस पे पढ़ाता हूँ क्योंकि वो स्क्रीन जरा एक प्रॉब्लमेटिक कर रही है। तो देखो यहाँ पे आपको रेंज कितना दिया है? रेंज आर दिया है 50 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट दिया है, मैक्सिमम हाइट दिया है 10 मीटर और पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आपको फार्मूला पता है, रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, बराबर है ना। रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी आणि एच मॅक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मैक्सिमम हाइट का, बराबर है फार्मूला? यस सर। यस सर। तो डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2 आर अपॉन एच मैक्स, आर अपॉन एच मैक्स। तो यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, आर इक्वल टू क्या है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी और एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे ये यू स्क्वायर कैंसर, ये g और ये g भी कैंसर। तो अब देखो यहाँ आर इक्वल टू कितना दिया है आपको? 50। एच मैक्स कितना दिया है? 10। ये हो गया साइन टू थीटा इंटू 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 5 अपॉन 1 साइन टू थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 साइन थीटा कैंसल। तो ये हो गया 5/1 4 2 इंटू 2 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा? 4/5। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, दैट इज 0.8। साइन अपॉन कॉस
tan थीटा इक्वल टू 0.8। तो थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे tan इनवर्स 0.8। अब इसके बाद बोलेंगे कि सर रुको, हम लॉग टेबल में देख के बताते हैं, क्योंकि सर ने हमको पढ़ाया है और हम सभी ने बैच भी किया। लॉग टेबल है सगळ्यांजवळ? चलो सॉल्व करो अभी। थीटा इक्वल टू कितना आता बताओ, मैं आपको आंसर बता दूं। $38 देखो कहाँ आता है, 38 डिग्री के नियरली आ रहा 38 डिग्री और 48 मिनट के करीब आना चाहिए। 48, 50, 51 के मिनट ऐसा आना चाहिए वो 38 डिग्री। मैं फिर से सबको लॉग टेबल पढ़ाऊंगा, मैं फिर से सबको लॉग टेबल पढ़ाऊंगा, जरूरी है वो भी, और मॉर्निंग के बैच में भी पढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो आगे बच्चों इसका ये सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट निकालो, मैं आपको न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट निकालने के लिए समझ देता हूँ। पहले ये निकाल लो, पहले ये स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी, और तीनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ओके ओके ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट निकालो न्यूमेरिकल का, इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट। ए प्रोजेक्टाइल हैज रेंज, निकाला स्क्रीनशॉट? निकालो एक बार। यस सर। इसका निकाला सर। हाँ, इसका और पहले दो का भी निकाला है। यस सर। यस सर। कौन सा? थर्ड वाले का एक बार कौन? थर्ड वाले का आंसर जाएगा आपको? यस सर। हाँ ठीक है, तीनों के, हाँ तीनों के निकाल लिया ना आपने ये? यस सर। थर्ड वाले का आंसर का निकाल लो, ठीक है? यस सर। हाँ, और बच्चों सभी को एक सोचना है कि कौन से भी एक्टिविटी, मतलब क्लास चलाना रहा तो बहुत सारा खर्चा, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, बाकी का नॉन टीचिंग का पेमेंट पूरा रहता है। तो वैसे मैंने कहा था कि बस जब ऑफलाइन बैच शुरू होगी, मुझे लगा कि अक्टूबर महीने में बैच शुरू हो जाएगी, है ना? तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स को बोलो कि अभी आपको जो अभी लास्ट महीने में एडमिशन लिए उनके लिए नहीं है, बट जो स्टार्टिंग है उन सभी ने सूचना ध्यान में रखो कि अभी आपको एक 20,000 का एक इंस्टॉलमेंट जमा करना है। फिर बाद में 3-4 महीने आपको कोई तकलीफ नहीं है, बट अभी ये महीने में आपको 20,000 या अगले महीने के 5-10 तारीख तक आपको 20,000 जमा करना है, ठीक है? और पढ़ाई के बारे में पेरेंट्स को भी बोलो कि पूरा का पूरा NCERT लेवल का चालू है, मैथ्स का भी बराबर चालू है, केमिस्ट्री और बायो का भी चालू है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स और फिजिक्स, जिसमें बच्चे थोड़ा सा पीछे रहते हैं, इनका हमने डबल टाइम भी स्टार्ट किया है और पूरा NCERT लेवल का मैक्सिमम प्रैक्टिस हो रही है। तो अगर किसी भी क्लास से कम होता होगा तो मुझे बताओ, बट मैं ये आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ऑल इंडिया के जितने भी क्लासेस है सभी के हिसाब से अपना पोर्शन आगे ही है, पीछे तो नहीं है, और जो चाहिए वो चालू है। ऐसा नहीं कि वो आपको इजी पढ़ा रहे करके, तो जैसे लेवल रहती है उस लेवल का ही चालू है, ठीक है?